विशाखा और काजल को पिक करने गया हुआ था। कुछ देर बाद वंश भी दोनों लड़कियों को लेकर आ गया। अंदर थिएटर में जाते वक्त एक लड़के ने विशाखा को जानबूझकर धक्का मार दिया, जिस पर वंश ने उसे पकड़ लिया और विराट और वंश दोनों ने ही उस लड़के को बुरी तरह पीट दिया और फिर अंदर मूवी देखने चले गए, इस बात से अनजान कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी बड़ी आफत मोल ले ली है। कुछ देर बाद जब वह चारों मूवी देखकर बाहर आए तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। इन सब में रात हो गई थी और वह लोग अब घर जाने के लिए निकल गए। जब वे लोग सुनसान जगह पर पहुंचे तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वंश ने बाहर निकलकर जब देखा तो वहां बहुत सारी लोहे की कीलें पड़ी हुई थीं। उसे खतरे का आभास हुआ तो उसने तुरंत पलटकर दोनों लड़कियों को बाहर आने से रोक दिया और विराट से बोला, लगता है किसी ने जानबूझकर यह किया है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक जीप आकर रुकी, जिसमें सामने 2 लड़के बैठे हुए थे और पीछे 5-6 लड़के बैठे हुए थे। अब आगे उनमें से एक वही था जिसे उन दोनों ने पीटा था और दूसरा उसका दोस्त था। सभी के हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड थीं। उन्हें देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं। उन्होंने फोन करने के लिए जैसे ही देखा तो फोन में सिग्नल नहीं थे। वहीं वंश और विराट को खुद से ज्यादा लड़कियों की चिंता होने लगी थी। वंश और विराट गाड़ी से बाहर आ गए। विराट उन्हें धमकाते हुए बोला, तुम लोग जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं यहां से निकल जाओ, वरना तुम सब पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। उसकी बात सुनकर वह लड़का जिसे उन दोनों ने पीटा था आगे आया और बोला, मेरे पास भी तुम दोनों के लिए अच्छा ऑफर है। दोनों लड़कियों को हमारे हवाले कर दो और मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों ने मुझे मारा था। उसकी बात सुनकर वंश भड़क गया और बोला, अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से, वरना। तभी वह लड़का जोर से चिल्लाया और अपने आदमियों से बोला, देख क्या रहे हो, दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकालो। वंश और विराट उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने दोनों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और 2 लड़कों ने विशाखा और काजल को बाहर निकाल लिया। दोनों ही रोते हुए उनसे वंश और विराट को छोड़ने के लिए कहने लगीं। तभी उस लड़के ने सबको रुकने के लिए कहा और फिर विशाखा से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ चलो, बदले में मैं सबको छोड़ दूंगा। यह कहकर उसने विशाखा के गालों को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाखा और सब लोगों ने जब उस हाथ को पकड़ने वाले की तरफ देखा तो सामने अथर्व खड़ा था और उसके दोस्त भी भागकर उनके पास आ गए। तभी वातावरण में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जो किसी और की नहीं, उसी लड़के की थी, तरह लटक रहा था। वंश, विराट और दोनों लड़कियां अथर्व का यह रूप देखकर दंग रह गए थे। वहीं अथर्व के दोस्तों ने उन सबको बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सब लोग जमीन पर पड़े हुए कराह रहे थे, लेकिन अथर्व ने उस लड़के को अभी भी पकड़ा हुआ था। जब सब कुछ शांत हो गया तब एक बार फिर उस लड़के की चीख गूंज उठी। उसका दूसरा हाथ भी शहीद हो चुका था। यह देखकर निर्भय और शिव अथर्व को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अथर्व ठंडी आंखों से अब भी उस लड़के को घूर रहा था। अथर्व ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा। वह वंश और विराट की बगल में जाकर गिरा। अथर्व पूरे हैवान वाले रूप में आ गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह लड़का थर थर कांप रहा था। अथर्व उसे जान से न मार दे, इसीलिए शिव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं अथर्व उसे अपने सामने से हटाते हुए बोला, शिव हट जा सामने से। इसकी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर परिवार की इज्जत पर हाथ डालने की? तो निर्भय बोला, पर तूने उसके हाथ तो तोड़ दिए हैं ना, अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, बेचारा अपनी इज्जत भी नहीं धो पाएगा। यह कहकर वह हंसने लगा। साथ ही डेविड और हर्षित भी हंस पड़े। अथर्व उन तीनों को घूरने लगा तो शिवांश अथर्व को प्यार से समझाने लगा, जिससे अथर्व का गुस्सा कम हो गया। फिर वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। शिव और बाकी सबने वंश और विराट को भी उठने में मदद की। उनकी गाड़ी पंचर थी, इसलिए दोनों लड़कियां अथर्व की गाड़ी में और बाकी सब शिव की गाड़ी में बैठ गए। विशाखा ने आज पहली बार अथर्व को अपने भाई के रूप में देखा था, लेकिन अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बाहर रात के काले अंधेरे को देख रहा था। उस अंधेरे की तरह ही तो काली थी उसकी जिंदगी। वहीं डेविड उसकी गाड़ी चला रहा था। दूसरी गाड़ी में शिव गाड़ी चला रहा था
और निर्भय उसकी साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। हर्षित वंश और विराट के साथ पीछे बैठा हुआ था। हर्षित शिव से बोला, शिव, तुझे डर नहीं लगता है? जब तूने अथर्व को गुस्से में देखा तो मेरी तो फट जाती है यार। और अच्छा है कि ज्वालामुखी शांत हो गया, वरना। निर्भय उसकी बात काटकर बोला, वरना तो वहीं बेहोश हो गया होता। हर्षित और शिव उसकी बात का मतलब समझ गए थे। वहीं वंश और विराट को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तब वंश बोला, तुम सब लोग वहां पर अचानक कैसे आ गए? तो निर्भय बोला, आज अथर्व का थोड़ा ड्रिंक करने का मूड था, इसलिए हम सब क्लब गए थे। वैसे तुम लोगों का झगड़ा कैसे हो गया? तो वंश ने उन्हें सारी बात बताई। फिर सब लोग राठौर मेंशन आ गए। मेंशन पहुंचकर वंश और विराट विशाखा और काजल को लेकर अंदर चले गए। वहीं निर्भय और हर्षित को अथर्व ने बाहर ही रोक लिया और काम को लेकर बातचीत करने लगा। वह दोनों वहीं से चले गए। अथर्व गार्डन में आ गया और सिगरेट पीने लगा। शिव ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अथर्व ने कुछ देर अकेले रहने का कहकर उसे अंदर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अंदर रागिनी और मीनाक्षी अपने बच्चों की हालत पर आंसू बहा रही थीं। राजेंद्र ने डॉक्टर को फोन कर बुला लिया था। फिर उनसे सब कुछ पूछा तो दोनों लड़कियों ने उन्हें पूरी बात बताई। सबको जब पता चला कि अथर्व और उसके दोस्तों ने उनकी मदद की है तो रागिनी और बाकी सबको विश्वास नहीं हुआ। शिव जब अंदर आया तो राजेंद्र ने उसे धन्यवाद कहा। तो शिव बोला, अंकल, अगर आपको थैंक्स कहना है तो अथर्व को कहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम उस तरफ गए थे। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद अथर्व अंदर आया तो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी राजेंद्र ने उसे रोका, जिस पर अथर्व रुका और उनकी तरफ पलट गया। राजेंद्र बोले, आज तुमने अपनी बहन की रक्षा की, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तो अथर्व बोला, मेरी कोई बहन नहीं है मिस्टर राठौर, वह सिर्फ आपकी बेटी और मेरे दादा दादी की पोती है। उसकी इज्जत पर हाथ उठाना मतलब मेरे दादाजी की इज्जत पर हाथ उठाना है। बाकी अगर वहां कोई भी लड़की होती तब भी मैं उसकी मदद जरूर करता। यह कहकर अथर्व उन्हें घूरते हुए वहां से चला गया। वहीं रह गए राजेंद्र और सब लोग, जो अथर्व को देखते ही रह गए। नरेंद्र और पार्वती जी खाना खाकर जल्दी ही सो जाते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर डॉक्टर ने आकर विराट और वंश का इलाज किया। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए सब लोग सोने चले गए। अगले दिन सुबह अथर्व को छोड़कर बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नरेंद्र और पार्वती जी को भी कल रात के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वह दोनों भी खुश थे कि शायद अथर्व धीरे धीरे ही सही अपने परिवार के करीब हो रहा है। कुछ देर में अथर्व भी वहां आकर बैठ गया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। अथर्व का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला। जब शिवांश ने उसे ऐसे देखा तो वह बोला, सुबह सुबह ऐसा क्यों चढ़ा रखा है, जैसे करेला खा लिया हो, या फिर सच में तुझे अपनी बीवी के बिना नींद नहीं आई? यह सुनकर अथर्व उसे घूरने लगा तो शिवांश हंसने लगा। तभी नरेंद्र जी बोले, अथर्व बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने कल रात अपने भाई और बहन को बचाकर एक बड़े भाई का फर्ज निभाया। तो अथर्व बोला, दादाजी प्लीज, पहले ही मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता। शिव बोला, और क्या हुआ है तेरे मूड को? कुछ बताएगा तभी तो ठीक होगा। तभी सबने निर्भय की आवाज सुनी, जो अंदर आते हुए बोला, तुझे पता है इसका मूड कैसे ठीक होगा? अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तू तो अपने ऑफिस जाने का मातम मना रहा था, फिर सुबह सुबह मुंह उठाकर यहां क्यों चला आया? जब देखो तब खुला सांड की तरह घूमता रहता है, और मेरे कहीं भी जाने पर सांप लौट जाते हैं तुम सबके सीने पर। यह सुनकर निर्भय अथर्व के पीछे से उसे गले लगाकर हंसते हुए बोला, सुबह सुबह इतना जहर क्यों उगल रहा है काके? अब हम में से कोई तुझे बाहर जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि शिव का सरप्राइज आ गया है, और वो ये रहा। सब लोगों ने और साथ ही अथर्व ने भी जब सामने देखा तो अथर्व की उम्र का एक लड़का हर्षित के साथ अंदर आता हुआ दिखा। उसे देखते ही अथर्व के गले में खाना अटक गया और उसे जोरदार ठसका लगा। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे देखकर नरेंद्र ने पानी पिलाया। वहीं निर्भय बोला, इतनी ज्यादा खुशी? उसकी बात सुनकर अथर्व ने जलती हुई निगाहों से उसे और शिव को घूरा और बोला, भाग जाओ सालों, वरना जान से मार दूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर शिवांश और निर्भय हंसते हुए वहां से भाग गए।
वहीं सामने खड़ा लड़का अथर्व के पास आया और बोला, इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। अथर्व ने खाना बंद किया और उठकर उसके पास आ गया। उसने अथर्व से हाथ मिलाया और फिर दोनों ही हंसते हुए गले मिले। गले लगते हुए ही वह लड़का बोला, वैसे पहले से ज्यादा हॉट हो गया है तू। अथर्व ने उसे पीछे धकेला और बोला, मेरी शादी हो चुकी है समझे, तो ये वाहियात सोच मत रखना। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अथर्व ने अपने दादा दादी से उस लड़के को मिलाते हुए कहा, दादाजी यह रिदम मेरा दोस्त है और रिदम ये दोनों मेरे दादा दादी हैं। रिदम ने उनके पैर छुए और फिर बाकी सबको देखकर बोला, और यह रहे। कुछ देर सोचकर बोला, यह मिस्टर राठौर और मिसेस राठौर। फिर विराट और विशाखा की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह इनका बेटा और बेटी और ये बाकी इनके रिश्तेदार। यह सुनकर रिदम अथर्व को घूरते हुए बोला, शिव तो कह रहा था कि तू। पर अथर्व ने उसे आगे बोलने नहीं दिया और खींचकर अपने कमरे में ले गया। उसके जाने के बाद ही शिव का नरेंद्र को फोन आया। उसने कहा, अगर अथर्व कहीं बाहर जाना चाहे तो उसे रिदम के साथ जाने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था और रिदम से बोला, प्लान के तहत तुम्हें 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। तो रिदम बोला, अगर मैं अपनी वाली को थोड़ा सा टाइम नहीं देता तो वह भी यहीं आ जाती मेरे साथ, जो तुझे बिल्कुल नहीं भाता। खैर, काम की बात करते हैं। हमें 2 दिन के लिए यहां से निकलना होगा। बोल, निकल सकता है तू? तो अथर्व बोला, 2 दिन बाद तो यहां पार्टी का प्लान है, क्यों? तो रिदम बोला, कैसी पार्टी? देख, ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। ये पार्टी कैंसिल कर और मेरे साथ 2 दिन के लिए सिंगापुर चल। वहां पर टाइगर के आदमी एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। बस ये समझ ले कि अगर हम वहां होने वाली मीटिंग में शामिल हो गए तो हमें उनके बारे में पता चल जाएगा और फिर करेंगे हम तांडव। तो अथर्व बोला, कब जाना होगा हमें? मुझे यहां का मामला सेट करना पड़ेगा। तो रिदम बोला, हमें कल ही निकलना होगा। तो अथर्व ने शिव को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो अथर्व बोला, पार्टी का फिक्स की हुई है। तो शिव ने जवाब दिया, 3 दिन बाद। क्यों? अथर्व बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। बाय। यह कहकर अथर्व ने फोन काट दिया और रिदम से बोला, ठीक है, कल निकलते हैं फिर सिंगापुर के लिए। वहीं दूसरी तरफ अनवी अपनी मां के साथ एक बड़े मॉल में थी। उसकी मां लड़कियों जैसे कुछ कपड़े अनवी के लिए खरीद रही थी, जिसकी वजह से अनवी का मुंह बना हुआ था। लेकिन उसकी मां ने उसकी एक न मानी और बहुत सारे लॉन्ग ड्रेसेस खरीद लिए। अनवी ने जब 1-2 ड्रेस ट्राई की तो उसे भी वे पसंद आ गईं। जब वह बदलकर वापस आई तो उसने अपनी मां को प्रीति से बात करते हुए देखा। वह जल्दी से उनके पास गई और प्रीति से मिलकर बहुत खुश हुई। अनवी ने अपनी मां से कहा, मैं कुछ देर के लिए प्रीति के साथ रहना चाहती हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो उसकी मां बोली, पर बेटा तुम्हें वापस भी तो जाना है। अनवी बोली, मां शाम को चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, प्लीज मां। तो उसकी मां जल्दी आने को कहकर वहां से घर चली गई। प्रीति अनवी के साथ एक कैफे में बैठ गई। प्रीति बोली, तू तो कहती थी कि तू अथर्व से नफरत करती है, फिर उससे शादी क्यों की? तो अनवी ने उसे गांव में हुआ पूरा वाकया सुनाया। उसके बाद बोली, अब तू ही बता मैं क्या करती। जब अथर्व और उसके परिवार से नफरत करने वाले मेरे अपने परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि ये सब अथर्व ने जानबूझकर किया है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उसके घर में रहकर उसे बर्बाद करूंगी, वो भी छिपकर नहीं, मगर उससे पहले मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। सबको बताऊंगी कि वह कितना बड़ा राक्षस है। आगे जारी रहेगा। अनवी ने अपनी मां से कहा, मैं कुछ देर के लिए प्रीति के साथ रहना चाहती हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो उसकी मां बोली, पर बेटा तुम्हें वापस भी तो जाना है। अनवी बोली, मां शाम को चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, प्लीज मां। तो उसकी मां जल्दी आने को कहकर वहां से घर चली गई। प्रीति अनवी के साथ एक कैफे में बैठ गई। प्रीति बोली, तू तो कहती थी कि तू अथर्व से नफरत करती है, फिर उससे शादी क्यों की? तो अनवी ने उसे गांव में हुआ पूरा वाकया सुनाया। उसके बाद बोली, अब तू ही बता मैं क्या करती, जब अथर्व और उसके परिवार से नफरत करने वाले मेरे अपने परिवार वाले भी कुछ नहीं कर पाए।
लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि ये सब अथर्व ने जानबूझकर किया है और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उसके घर में रहकर उसे बर्बाद करूंगी, वो भी छिपकर नहीं, मगर उससे पहले मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। सबको बताऊंगी कि वह कितना बड़ा राक्षस है। अब आगे। उसकी बात सुनकर प्रीति बोली, तू क्या करने वाली है? कुछ भी ऐसा मत करना अनवी जिसे आगे चलकर तुझे पछताना पड़े। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अथर्व ऐसा नहीं लगता कि बदले के लिए वह किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। मेरी मान, पहले यह पता कर कि अथर्व यह सब क्यों कर रहा है। अगर वह सचमुच गलत निकला तभी कुछ करना। मान ले मेरी बात। अनवी ने कुछ देर तक उसकी बातें सोची और मन में बोली। पापा के हाव भाव से लग रहा था कि शायद कुछ है जो वह छिपा रहे थे, पर दादाजी ने इसकी वजह अपनी और अथर्व के दादाजी की दुश्मनी बताई थी। उसकी सोच से बाहर प्रीति ने निकाला और बोली, अब क्या सोच रही है तू? तो अनवी बोली, यार मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पापा से जब बात की तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और दादाजी का कहना है कि अथर्व यह सब पुरानी दुश्मनी की वजह से कर रहा है। तो प्रीति बोली, देख अनवी, तू सीधे सीधे अथर्व से ही पूछ ले या फिर उसके दोस्तों से पूछ, वे भी तो उसके साथ ही रहते हैं। क्या पता सब जानते हो और तुझे बता दें। अनवी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है। कुछ देर तक दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं और फिर अनवी अपने घर चली गई। शाम हो चुकी थी। अथर्व हॉल में ही बैठा था और रिदम से बात कर रहा था। रिदम अथर्व के दादा दादी से घुल मिल गया था। अथर्व रिदम के साथ से खुश था, इसलिए उन्हें रिदम पसंद था। वहीं रिदम नरेंद्र से बातें करते हुए अथर्व के साथ मस्ती भी कर रहा था। तभी शिवांश वहां आया तो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और नरेंद्र के पास जाकर बैठ गया और बोला, बड़ी जल्दी तूने सरप्राइज पसंद कर लिया। कहीं अनवी को धोखा देने का इरादा तो नहीं है? अथर्व ने उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, उसकी अब एक गर्लफ्रेंड है, समझा? अब इस बारे में कुछ भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। शिव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने और बाकी सबने अनवी को अंदर आते हुए देखा। साथ में रोहन भी उसका सूटकेस लेकर आ रहा था। अथर्व बड़े गौर से अनवी को देख रहा था, जैसे उसका चेहरा पड़ रहा हो। वहीं रिदम ने शिव से इशारे में पूछा, ये कौन है? तो शिव ने इशारे से ही जवाब दिया, जिसे रिदम समझ गया। अनवी ने आकर नरेंद्र जी के पैर छुए और उनका हालचाल पूछा। पार्वती जी भी वहां आ गईं तो अनवी उनसे भी मिली। अथर्व अभी भी अनवी को घूर रहा था। तभी उसकी नजर सामने खड़े रोहन पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और चिढ़ाते हुए बोला, आओ साले साहब बैठो। लेकिन रोहन अनवी का सूटकेस पकड़ाते हुए गुस्से में दंदनाते हुए वहां से निकल गया। उसे सिर्फ अनवी को छोड़कर जाना था। वहीं अनवी अथर्व को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। अथर्व टेढ़ी मुस्कान के साथ फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। तभी शिव बोला, वह अनवी का बड़ा भाई है, तुझे उससे तमीज से बात करनी चाहिए। तो अथर्व बोला, बड़ा हो या छोटा है तो साला ही, और मैंने कौन सा तीर मार दिया उसे? बस बैठने के लिए ही तो कहा था। रिदम बोला, लगता है भाभी जी नाराज हो गईं। अथर्व उठ गया और अनवी का सूटकेस लेकर ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद रिदम शिव से बोला, तो यह है वह मासूम सी लड़की जिसके हिस्से में यह शैतान आया है। उसकी बात सुनकर शिव बोला, मासूम? वह तुझे सिर्फ दिख रही है, वरना पहली मुलाकात में ही उसने अथर्व का कॉलर पकड़ लिया था और पहली बार अथर्व ने किसी लड़की को ऐसे ही बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। वरना तू तो जानता है वह लड़कियों से किस कदर नफरत करता है। वह लड़की उसके लेवल की है, इसीलिए निर्भय ने अथर्व के सामने शादी की डिमांड की थी। नरेंद्र बड़े गौर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब अथर्व कमरे में आया तो अनवी वॉशरूम में थी। कुछ देर बाद जब अनवी बाहर आई तो उसने अथर्व को देखा। उसे अथर्व पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह उसके पास आई और बोली, देखो, जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दादा दादी और दोस्तों से ठीक से बिहेव करूं, वैसे ही तुम्हें भी मेरे घर वालों से इज्जत और सम्मान से बात करनी होगी। वरना जैसे तुम्हें करना आता है वैसा करना मुझे भी आता है और तुमसे बेहतर कर सकती हूं। यह सुनकर अथर्व ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अथर्व को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अनवी पीछे हटती गई और दीवार से लग गई।
अथर्व उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों को देखते हुए झुकने लगा। वहीं अन्वी को अपने दादाजी की बात याद आ गई कि अथर्व को तोड़ने के लिए उसे अथर्व के करीब जाना होगा। इसलिए न चाहते हुए भी वह खुद को तैयार करने लगी। अथर्व उसके होठों को अपनी उंगलियों से रगड़ने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए उसने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चूमने लगा। वहीं अन्वी खुद से लड़ते हुए अब अथर्व का साथ देने लगी। जैसे ही अन्वी ने अथर्व का साथ दिया, तभी अथर्व ने झटके से अन्वी को खुद से अलग कर दिया और गुस्से से उसका गला दबाते हुए बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी अपने बाप दादा की तरह गिरी हुई हो। अन्वी ने सवालिया नजरों से अथर्व को देखा और अपने गले से उसका हाथ हटाने लगी। अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया और बोला, प्लान अच्छा था, लेकिन पुराने अथर्व के लिए। लेकिन मैं अथर्व राठौर हूं। क्या सोचा था तुमने और तुम्हारे दादा ने? अथर्व राठौर को तोड़ दोगे? मुझे लगा था कि तुम उन लोगों से अलग होगी, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह घटिया निकली। अथर्व की बात सुनकर अन्वी बुरी तरह चौंक गई। वह गुस्से में बोली, फिर साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? क्यों उन्हें बर्बाद करने की धमकी देते हो? आखिर किया क्या है उन्होंने तुम्हारे साथ? देखो, मैं अच्छे से जानती हूं कि पुराने दुश्मनी के कारण ही तुम यह सब कर रहे हो। मेरे पापा ने तो अब तुम्हें अपना दुश्मन भी नहीं माना, तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हो? देखो अथर्व, ये सब कुछ छोड़ दो और बदले में मैं इस रिश्ते को पूरे मन से निभाऊंगी। मैं वादा करती हूं अथर्व कि मैं तुम्हें प्यार और एक पति के सारे हक दूंगी। बस मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोला, तुम्हारे बाप दादा के गुनाह इतने छोटे नहीं हैं कि उन्हें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए माफ कर दूं। और रही बात तुम्हारे प्यार और हक की, तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और ना ही पति होने का हक। मुझे सबको उनके गुनाहों की सजा दिलवानी है, फिर चाहे वह तुम्हारा परिवार हो या मेरा। तो अन्वी चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मेरे पापा और दादाजी ने? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? तो अथर्व बोला, यही सवाल तुमने अपने बाप से भी किया होता तो क्या उसने बताया तुम्हें? नहीं बताया, क्योंकि फिर वह तुमसे नजरें कैसे मिलाता। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे परिवार से बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, वरना अगली ही कुछ ही पलों में उसका नतीजा भी देखोगी। यह कहकर अथर्व वहां से चला गया। वहीं अन्वी गुस्से में खुद से बोली, तो फिर ठीक है, मैं भी तैयार हूं अपने परिवार को बचाने के लिए उनकी ढाल बनकर। वहीं अथर्व नीचे आते ही एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो गया और फिर वह रिदम को लेकर घूमने चला गया। रात को डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे जब अथर्व अपने दादाजी से बोला, दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे। यह सुनकर शिव और बाकी सब ने अथर्व की तरफ देखा तो नरेंद्र जी ने उससे बोलने का इशारा किया। अथर्व बोला, दादाजी मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। बस इतना सुनते ही शिव बोला, बाहर जाना है? वो भी 2 दिन के लिए? कहां जाना है और क्यों जाना है? शिव के सवाल शुरू हो चुके थे तो अथर्व बोला, मुझे दिल्ली जाना है, एक काम है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा। शिव यह सुनकर थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, अगर जाने का ठोस कारण हुआ तो जरूर चले जाना, और वह भी रिदम के साथ। अथर्व ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, ये वहां क्या करेगा? तो शिव बोला, तो ठीक है, फिर अन्वी को अपने साथ ले जा, वह भी थोड़ा घूम लेगी। अथर्व बोला, मैं रिदम को ही ले जाऊंगा, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा, काम से जा रहा हूं। यह सुनकर शिव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, कहीं तुम दोनों का रोमांस दोबारा से जाग तो नहीं गया और तुम दोनों वहां गुल खिलाने जा रहे हो? उसकी बात सुनकर जहां पूरा परिवार चौंक गया, वहीं अन्वी का खाना उसके मुंह से बाहर निकल गया। रिदम अथर्व को देखकर हंसने लगा और अथर्व का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अन्वी अपना मुंह साफ करने के बाद अथर्व को घूरने लगी। अन्वी के घूरने और रिदम के हंसने से अथर्व बुरी तरह चिढ़ गया और रिदम से बोला, चुप हो जा, वरना सारे दांत तोड़ दूंगा तेरे। और शिव से बोला, तुझे तो मैं ऊपर देख लूंगा। फिर अन्वी से बोला, तुम क्यों घूर रही हो, अपने खाने पर ध्यान दो। फिर अथर्व का फोन बजा तो वह उठकर वहां से चला गया। इस पर रिदम फिर से हंसने लगा। तब नरेंद्र ने शिव से अभी की बातें पूछी। शिव बोला, दादाजी हम सब साथ ही कोलाज जाते थे,
अथर्व को रोज कोई ना कोई लड़की प्रपोज कर देती थी और अथर्व उन्हें बुरी तरह से झिड़क दिया करता था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। सब लोग बड़े ध्यान से शिव की बातें सुन रहे थे। शिव आगे बोला, हुआ यह था कि एक बड़े अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की अथर्व पर फिदा हो गई। एक दिन वह अथर्व को रिझाने के लिए पूरी कैंटीन के सामने अथर्व की गोद में आकर बैठ गई। बस फिर क्या था, अथर्व ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और वह लड़की वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसके घर वाले जब अथर्व की शिकायत लेकर रात को पापा के पास आए तो अथर्व ने उन्हें बाहर से ऐसा डराया और धमकाया कि उन्होंने अगले दिन ही अपनी बेटी को दूसरे कोलाज में ट्रांसफर करवा दिया। पापा ने अथर्व को थोड़ा बहुत डांटा भी था। अथर्व के बारे में सुनकर सब लोग हैरान रह गए। नरेंद्र बोले, तुम्हारे पापा अथर्व को डांटते थे? शिव मुस्कुरा दिया। वहीं नरेंद्र शिव को देखने लगे तो शिव बोला, हाँ, पापा जब अथर्व को डांटते थे तो अथर्व थोड़ी बहुत सुन लेता था, जैसे यहां आपकी सुनता है। लेकिन मेरे मॉम डैड अथर्व को मुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे, पर अथर्व के दिल में अपने माता पिता की छवि बहुत खराब थी, इसलिए वह मेरे मॉम डैड से दूरी बनाए रखता। नरेंद्र को अथर्व के लिए बहुत दुख हुआ। उन्हें उदास होता देख शिव बोला, अरे हम तो असल मुद्दे से भटक ही गए। सबने फिर से शिव की बात पर गौर किया। शिव आगे बोला, अथर्व का लड़कियों के प्रति व्यवहार देखकर इस रिदम को गलतफहमी हो गई। इसे लगा कि शायद अथर्व को लड़कियों के अलावा लड़कों में इंटरेस्ट है। बस फिर क्या था, इसने एक दिन पूरे कॉलेज के सामने अथर्व को प्रपोज कर दिया और अथर्व ने इसे इतना दौड़ा दौड़ा कर पीटा था कि पूरे 15 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाया था। यह सुनकर अनवी के साथ साथ सब लोग रिदम को घूरने लगे तो रिदम अनवी से बोला, सॉरी भाभी जी, वो अथर्व मुझे बहुत बहुत, मेरा मतलब है अच्छा लगता था। वहीं शिवांश ने अनवी के चेहरे पर हल्की जलन देखकर रिदम से बोला, क्या अब तुझे वह अच्छा नहीं लगता? तो रिदम एकदम से बोल पड़ा, लगता है ना। और उसने अपनी जीभ दांतों के बीच दबा ली और अनवी की तरफ देखकर फिर से बोला, सॉरी। इसी बीच अथर्व फोन पर बात करते हुए अंदर आया और फोन काटकर रिदम से बोला, हमें सुबह 6 बजे निकलना होगा, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। यह बोलकर अथर्व अनवी और रिदम के बीच वाली अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने जब सबको चुपचाप बैठे देखा तो शिव की तरफ देखा, जो शरारती नजरों से अथर्व को देख रहा था। अथर्व ने अनवी को और फिर बाकी सबको देखा तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं किंजल रिदम को घूर घूर कर मारने वाली नजरों से देख रही थी। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व की नफरत के पीछे छुपा सच अनवी के लिए उसका प्यार बन पाएगा, या यह रिश्ता सिर्फ बदले की आग में जलकर खत्म हो जाएगा? अनवी ने ठान लिया है कि वह अपने परिवार की ढाल बनेगी, लेकिन क्या वह अथर्व के दिल की दीवार तोड़ पाएगी या खुद ही उसके खेल का हिस्सा बन जाएगी? क्या रिदम का अथर्व के कमरे की बजाय शिव के कमरे में रुकना रात भर कोई नया तमाशा खड़ा करेगा, या फिर किसी अनकहे रिश्ते की परतें खोलेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं दिया है प्लीज रिव्यू कर दीजिए। वहीं शिवांश ने अनवी के चेहरे पर हल्की जलन देखकर रिदम से बोला, क्या अब तुझे वह अच्छा नहीं लगता? तो रिदम एकदम से बोल पड़ा, लगता है ना। और उसने अपनी जीभ दांतों के बीच दबा ली और अनवी की तरफ देखकर फिर से बोला, सॉरी। इसी बीच अथर्व फोन पर बात करते हुए अंदर आया और फोन काटकर रिदम से बोला, हमें सुबह 6 बजे निकलना होगा, मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। यह बोलकर अथर्व अनवी और रिदम के बीच वाली अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने जब सबको चुपचाप बैठे देखा तो शिव की तरफ देखा, जो शरारती नजरों से अथर्व को देख रहा था। अथर्व ने अनवी को और फिर बाकी सबको देखा तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं किंजल रिदम को घूर घूर कर मारने वाली नजरों से देख रही थी। अब आगे। तब अथर्व ने राजेंद्र से कहा, मिस्टर राठौर, रिदम आज रात यहां रुकेगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो राजेंद्र बोले, सारे गेस्ट रूम फुल हैं, एक भी खाली कमरा नहीं है। तो अथर्व ने कहा, उसकी फिक्र मत कीजिए, वह शिव के कमरे में रह लेगा। यह कहकर अथर्व ने शिव को शैतानी स्माइल से देखा। शिव घबराकर बोला, नहीं,
अगर इसने तुझे समझकर मेरे साथ कुछ कर दिया तो मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। उसकी बात सुनकर नरेंद्र और बाकी सब मुस्कुराने लगे तो अथर्व बोला, बकवास मत कर और अपनी ये नौटंकी बंद नहीं की तो डेविड के खर्राटे सुना दूंगा रात भर। ये सुनकर शिव चुप हो गया। तभी महेंद्र शिव से बोले, शिव बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है? अथर्व और शिव दोनों ने उनकी तरफ देखा तो अथर्व बोला, और आपको उनके बारे में क्यों जानना है? महेंद्र बोले, असल में शिव की शक्ल और हरकतें हमारे एक दोस्त से मिलती जुलती हैं। अथर्व ने शिव की तरफ देखा। शिव ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और महेंद्र से बोला, जी, मेरे पापा का नाम शिवांग सूर्यवंशी और मां का नाम शिवन्या कपूर है। उन दोनों ने अपने नाम को मिलाकर मेरा नाम शिवांश रखा था। उसकी बात सुनकर राजेंद्र, महेंद्र और मीनाक्षी सब सन्न रह गए। सबने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। फिर राजेंद्र की हंसी ने सबको चौंका दिया। वह महेंद्र की तरफ उंगली करके हंस रहे थे। सबने देखा कि यहां तक कि नरेंद्र ने भी पहली बार राजेंद्र को ऐसे हंसते हुए देखा था। तो विराट ने उनसे हंसने का कारण पूछा तो वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोले, एक्चुअली महेंद्र की शादी उसकी बचपन की दोस्त शिवन्या कपूर से होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही पैरों से पहले उससे एक लड़के ने, जो इसी गांव का डॉक्टर था, प्रपोज कर दिया और वह इसका पोपट करके उसके साथ भाग गई और यह वहां जोकर की तरह खड़ा रह गया। तब शिवन्या की बुआ की बेटी मीनाक्षी के साथ इसकी शादी करवा दी गई। ये सब सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं शिव बोला, मुझे इस बारे में कभी मॉम और डैड ने कुछ नहीं बताया। तो अथर्व बोला, मुझे पता था। शिव ने हैरानी से देखा और बोला, तुझे कैसे पता? तू तो उनसे ढंग से बात भी नहीं करता और मॉम तो हर वक्त पापा से तेरी शिकायत करती रहती थी कि पता नहीं तेरे बाप ने कौन से जमाए खाकर तुझे पैदा करने का मूड बनाया होगा। शिव की बात सुनकर पूरी डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। अथर्व अपनी जगह से खड़ा हो गया और शिव के पास जाकर उसे खींचते हुए उठाकर अपने कमरे में घसीट ले गया और बोला, चल तुझे बताता हूं कौन सी जमाई थी वो। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी आजकल। वहीं रिदम भी उनके पीछे जाता हुआ बोला, फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सा मारेगा उसे। मैं तो वीडियो बनाकर निर्भय को भेज दूंगा, वह बहुत खुश हो जाएगा शिव को पिटते देखकर। वहीं सब लोग राजेंद्र को देखने लगे और वह नजरें चुराते हुए वहां से निकल गया। बस फिर तो शिव के कमरे से उसकी चीखने की आवाज आने लगी, जो कुछ देर बाद शांत हो गई। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। विराट और वंश जब उनके कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो उन्हें शिव की आवाज आई, कमीने, अब तो बता दे, तुझे उनकी प्रेम कहानी कैसे पता चली? तभी विशाखा, किंजल, काजल और यहां तक कि अनवी भी वहां आ गई थी और वे भी सुनने लगी। तो अथर्व बोला, जब मैं कोमा में था तब तेरी मां ने अपनी कहानी सुना सुनाकर मुझे इतना पकाया कि मैं जो 3-4 महीने और सोना चाहता था वह कैंसिल करके उठ बैठा। सच में यार, उनकी कहानी ने तो कोमा में भी मेरे सिर में दर्द कर दिया था। वह तो अच्छा था कि तुम्हारे पापा उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाते थे। वैसे जब हम यहां आ रहे थे तो मैंने भी यही प्लान सोचा था कि राणा जब अपनी बेटी की शादी करेगा तब मैं उसके दूल्हे को गायब करके खुद उससे शादी कर लूंगा, लेकिन यहां तो उस लेडी डॉन से कोई शादी तक नहीं करना चाहता। फिर यह गांव वाला प्लान सेट करना पड़ा। अथर्व की बात सुनकर अंदर वालों को छोड़कर बाहर खड़े सब लोग सदमे में आ गए। तभी घबराहट में विशाखा से एक फूलदान गिर गया और तड़ाक की आवाज आई, जिसे सुनकर सब लोग वहां से 9-2-11 हो गए। फूलदान की आवाज सुनकर अथर्व बाहर आ गया और कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। फिर रिदम को शिव की सिकाई करने का कहकर अपने कमरे में चला गया। वहीं अनवी अपने कमरे में आ गई और खुद से बोली, जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा कमीना है। मतलब यह यहां आते ही हमारी शादी की प्लानिंग में जुट गया था। कोई बात नहीं, यह अब 2 दिन तक यहां नहीं होगा तो मैं इसके कमरे की तलाशी आराम से ले सकती हूं और शिव व निर्भय से भी बात करूंगी। तभी अथर्व कमरे में आ गया। उसने अनवी को घूरा और वॉशरूम में चला गया। स्नान करने के बाद उसे हल्का महसूस हुआ। उसने अपना तकिया उठाया और बालकनी में जाकर एक काउच पर लेट गया। वहीं अनवी समझ गई थी कि अथर्व अब इतनी आसानी से उसके करीब नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ वंश के कमरे में 5 आपस में बातें कर रहे थे। वंश बोला, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि वह तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला था। वह यहां आया ही अनवी से शादी करने के लिए था। अब तुम भी मंडे से हमारे साथ ऑफिस जाओगी और अथर्व को पूरी तरह भूलने की कोशिश करो।
उसकी बात सुनकर किंजल गुस्से में बोली, नहीं, उसने सिर्फ अपने बदले के लिए ही अनवी से शादी की है और उसे लेते ही वह उसे छोड़ देगा और वापस मेरे पास आ जाएगा। मैं तब तक उसका इंतजार करूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में भाग गई। यह देखकर चारों लोग टेंशन में आ गए तो काजल बोली, हो सकता है दीदी सही कह रही हो। अथर्व सचमुच उस अनवी को छोड़कर दीदी को अपना ले। उसकी बात सुनकर वंश गुस्से में बोला, तुम उसे समझाने की बजाय और बढ़ावा दे रही हो। क्या तुमने नहीं सुना कि अथर्व ने क्या कहा? नहीं, वह पहले वाला अथर्व नहीं रहा। अब मैं अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। वहीं विराट को भी समझ आ गया था कि अथर्व से उलझने पर उसके साथ क्या हो सकता है। उसने पिछली रात उस लड़के के दोनों हाथ तोड़ दिए थे और उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आई थी। इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि वह अथर्व से बिना मतलब नहीं उलझेगा, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अगली सुबह अथर्व और रिदम 5:00 बजे ही निकल गए थे। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे तभी शिव भी नीचे आ गया। उसकी एक आंख नीली और होंठ सूजे हुए थे। अथर्व ने उसे तबीयत से कूटा था। नरेंद्र ने यह देखकर उससे कहा, शिव बेटा, यह तुम्हें क्या हुआ? क्या अथर्व ने मारा है तुम्हें? तो शिव बोला, दादाजी आपका पोता सच में जानवर है। देखिए ना, मुझ मासूम से बच्चे को कितनी बुरी तरह से पीटा है। उसकी नौटंकी देखकर अनवी हंस रही थी और बोली, तो फिर उसने तुम्हें बताया नहीं कि कितने जमाए खाए थे उसके पापा ने? तो शिव बोला, अब मैं तो अपनी मॉम की बात बता रहा था, मैंने खुद थोड़ी ना ऐसा कहा था। रिदम ने बहुत देर तक सिखाई की था मेरी, इसीलिए थोड़ा सा ठीक हुआ है चेहरा। तभी वहां पर निर्भय और डेविड प्रकट हो गए और शिव का मजाक उड़ाते हुए निर्भय बोला, तो कल रात तुझे भी प्रसाद मिल ही गया, कितना क्यूट दिख रहा है तू। उसकी बात सुनकर शिव बोला, तुझे कैसे पता? तो निर्भय बोला, अब रिदम ने पूरा वीडियो बनाकर भेजा है हम सबको। बड़ा मजा आया तुझे अथर्व से पिटते देखकर। वैसे किया क्या था तूने? शिव ने मुंह बना लिया और फिर कुछ याद करके बोला, अच्छा जरा पता तो कर कि वह दोनों दिल्ली ही गए हैं या कहीं और? तो निर्भय बोला, वह दोनों दिल्ली में होने वाले सेमिनार में गए हैं। अथर्व का इनविटेशन आया था कल मेरे पास। उसकी बात सुनकर शिव को अब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि अथर्व ने इस बार कोई झूठ नहीं बोला। उसे रिलैक्स देखकर निर्भय मुस्कुराने लगा और मन ही मन अथर्व को गालियां देते हुए बोला, कमीने ने मुझसे भी झूठ बुला दिया, नरक में जाएगा साला। निर्भय अथर्व को कोस रहा था क्योंकि अथर्व ने निर्भय से बोला था कोई बहाना बना देने के लिए। तभी सभी को किंजल की मां की आवाज आई। वह शिव से बोली, शिव बेटा, क्या तुम सच में शिवन्या दीदी के बेटे हो? कहां है वह अभी? क्या वह यहां आएंगी? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। उनकी बात सुनकर शिव उदास हो गया और बोला, जी 2 साल पहले मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। यह कहकर वह उठकर जाने लगा तो निर्भय ने उसे रोकते हुए अपने गले लगा लिया और बोला, रो मत। देख, अगर अथर्व को इस बारे में पता चला तो यहां भयंकर प्रलय आ जाएगा। और मीनाक्षी जी से बोला, आप देखिए, मुझे नहीं पता कि शिव की मॉम से आपका क्या रिश्ता है, पर प्लीज उनके बारे में बात करके हमें इमोशनल मत कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तू चल हमारे साथ, अथर्व का यहां नहीं है तो उसका फायदा उठाते हैं, चल। वह दोनों ही उसे लेकर वहां से निकल गए। तभी नरेंद्र बोले, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान बुरा क्यों करता है? वहीं दूसरी तरफ रणवीर राणा को पता चल गया था कि अथर्व को उसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया है और अब उसने अनवी से दूरी बनाकर रखी है। उस समय इधर उधर टहलते हुए वह बोला, मानना पड़ेगा लड़के, शक्ल के साथ दिमाग भी उस राठौर की तरह ही पाया है तूने, लेकिन न तो वह मुझसे बच पाया था और न ही तुम बचोगे। जल्दी कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात को खाने के वक्त सभी खाना खा रहे थे। तब रोहन अपने पापा से बोला, पापा इनविटेशन आया है यार, एस इंडस्ट्रीज की तरफ से। उनके ऑनर्स सबके सामने आएंगे, वह भी पहली बार। उन्होंने विद फैमिली सबको बुलाया है। अगर इस कंपनी की तरफ से हमें एक प्रोजेक्ट और मिल जाए तो हमारी कंपनी की पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। वैसे भी अब तो हमारी कंपनी के 40% शेयर्स उनके पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह इतना मुश्किल होगा। यह सुनकर विक्रांत ने हाँ में सर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में भी और एस इंडस्ट्रीज की तरफ से इनविटेशन आ चुका था, जिसमें पूरा राजावत परिवार और राठौर परिवार जाने का मन बना चुका था।
वहीं शिव मंद मंद मुस्कुरा रहा था उन सबकी बातें सुनकर। वे सब नहीं जानते थे कि जल्द ही सबके होश उड़ने वाले हैं। उधर अनवी को भी अपनी कंपनी की तरफ से इनविटेशन कार्ड आया था। उसी दिन अनवी पहली बार ऑफिस जाने वाली थी और वहीं से अपने परिवार के साथ पार्टी में शामिल होने वाली थी। इधर अथर्व और रिदम सिंगापुर पहुंच चुके थे। वे दोनों एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। रिदम उसे अंदर लेकर आया। अंदर जाकर अथर्व एक सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ तो पिछले 1 साल से तू इस घर में रह रहा था। रिदम एक कमरे में जाकर जल्दी से एक फाइल लाया और उसे अथर्व को देते हुए बोला, ये ले, इस बंदे की पूरी डिटेल है। इसके अंदर जिसका गेटअप तुझे लेना है, पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जा। तो अथर्व बोला, ठीक है, तू कुछ खाने का इंतजाम कर। रिदम खाना लाने पास में एक रेस्टोरेंट में चला गया। कुछ देर बाद वह खाना लेकर आया। दोनों खाना खत्म कर बैठे ही थे कि तभी डोरबेल बजी। रिदम उठते हुए बोला, लो, बकरा आ गया। रिदम एक आदमी के साथ अंदर आया। अथर्व ने जब सामने देखा तो वह वही आदमी था जिसकी फाइल अथर्व पढ़ रहा था। कुछ देर बाद की बातें करने के बाद रिदम अचानक चलते हुए उसके पीछे गया और उसकी गर्दन पकड़कर एकदम से घुमा दी। वह आदमी वहीं मर गया। अथर्व ने उसके निर्जीव शरीर को देखकर कहा, इसके परिवार वालों का क्या होगा? तो रिदम बोला, इसका कोई परिवार नहीं है। यह सुनकर अथर्व ने गहरी सांस ली और तुरंत उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने लगा। कुछ देर बाद ही दोनों अलग अलग आदमियों का चेहरा लगाए बाहर निकल पड़े। वे यहां एक मीटिंग के मेंबर बनकर आने वाले थे। उधर राठौर मैंशन में सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। अपने कमरे के बाहर अनवी रुककर शिव का इंतजार करने लगी। आज दिन में अथर्व के कमरे और उसके कबाड़ चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गई थी। फिर उसने शिव से बात करने का सोच लिया। जैसे ही शिव अपने कमरे के पास आया, अनवी बोली, सुनो। उसकी बात सुनकर शिव रुक गया। अनवी बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शिव बोला, अभी नहीं, हम कल बात करेंगे। अनवी बोली, नहीं, मुझे अभी बात करनी है, दिन में तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो। तो शिव ने कहा, ठीक है, ऊपर टेरेस पर चलकर बात करते हैं। दोनों ऊपर टेरेस पर आ गए। आगे जारी रहेगा। क्या RS इंडस्ट्रीज की इस मीटिंग में अथर्व और उसके परिवार के सामने कोई नया सच सामने आएगा, या फिर रणवीर राणा का अगला कदम सबकी जिंदगी बदल देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। यह सुनकर अथर्व ने गहरी सांस ली और तुरंत उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने लगा। कुछ देर बाद ही दोनों अलग अलग आदमियों का चेहरा लगाए बाहर निकल पड़े। वे यहां एक मीटिंग के मेंबर बनकर आने वाले थे। उधर राठौर मैंशन में सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। अपने कमरे के बाहर अनवी रुककर शिव का इंतजार करने लगी। आज दिन में अथर्व के कमरे और उसके कबाड़ चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह पूरी तरह निराश हो गई थी। फिर उसने शिव से बात करने का सोच लिया। जैसे ही शिव अपने कमरे के पास आया, अनवी बोली, सुनो। उसकी बात सुनकर शिव रुक गया। अनवी बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शिव बोला, अभी नहीं, हम कल बात करेंगे। अनवी बोली, नहीं, मुझे अभी बात करनी है, दिन में तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो। तो शिव ने कहा, ठीक है, ऊपर टेरेस पर चलकर बात करते हैं। दोनों ऊपर टेरेस पर आ गए। अब आगे। जब वे दोनों ऊपर जा रहे थे तब काजल ने उन्हें देख लिया और उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। वह दबे पांव उनके पीछे गई और चुपकर उनकी तस्वीरें लेने लगी। तस्वीर देखते हुए वह खुद से बोली, मेरी बहन की खुशियां छीनकर तुम्हें मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। जो मुझसे गलती हुई है उसे सुधार कर रहूंगी। जो मेरी बहन का है वही उसे जरूर मिलेगा। देखना, एक दिन अथर्व खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और मेरी दीदी को अपनाएगा। फिर वह वहां से नीचे चली गई। उसे उन दोनों के बीच हो रही बातों से कोई मतलब नहीं था। वहीं अनवी शिव से बोली, तुम अच्छे से जानते हो ना कि अथर्व ये सब क्यों कर रहा है। देखो, मैं कल रात तुम लोगों की सारी बातें सुन रही थी। अथर्व यहां मुझसे शादी का प्लान बनाकर आया है। मैंने उससे बहुत बार इन सब का कारण पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मैंने अपने पापा से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब तुम ही बताओ, क्यों तुम्हारा दोस्त मेरे परिवार के पीछे पड़ा है? क्यों वह ये सब कर रहा है? शिव ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर बोला,
तुम भरोसा नहीं करोगे सच जानकर। तो अनवी बोली, अरे तुम बताओ तो सही। शिव बोला, सुनो, आज से 7 साल पहले तुम्हारे बाप और दादा ने अथर्व को मारकर एक खाई में फेंक दिया था, इसलिए वह उनसे नफरत करता है। उसकी बात सुनकर अनवी गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे दादाजी और पापा उसे क्यों मारेंगे? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो वो यहां जिंदा कैसे है? देखो, मैं मानती हूं कि मेरे दादाजी थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वे किसी को मार नहीं सकते। हाँ, पहले भले जो हुआ हो, पर अब वे ऐसे खून खराबे से दूर रहते हैं। अथर्व झूठ बोल रहा है। तो शिव बोला, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम भरोसा नहीं करोगी, लेकिन सच यही है। 4 गोलियां लगी थी अथर्व को। 4 महीने तक कोमा में था वह। उस खाई के नीचे जो जंगल पड़ता है, वहां मुझे और मेरे दोस्त निर्भय और हर्षित को अथर्व मिला था। हम ट्रैकिंग के लिए गए थे। वहीं झाड़ियों में लटका हुआ खून से लथपथ अथर्व हमें मिला। अपनी इन्हीं हाथों से मैं उसे अपने पापा के पास ले गया था। वह लगभग मर चुका था। उसका इलाज भी यहां पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं और मेरे मॉम डैड उसे लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे, जहां उसका इलाज हुआ। तुम खुद सोचो, अथर्व झूठ क्यों बोलेगा? और रही बात तुम्हारे बाप दादा की, तो ऐसा कौन सा मुजरिम होता है जो अपना गुनाह खुद कबूल कर ले? यह कहकर शिव वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वह पलटा और बोला, और हां, इन सब से अलग तुम्हारे बाप ने कुछ और भी किया है, और अथर्व के अलावा कोई भी यह बात नहीं जानता, यहां तक कि मैं भी नहीं। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अथर्व और अपने पापा की दुश्मनी के बीच मत आना। तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, न कि इन सब के बारे में। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन अनवी के कानों में उसकी बातें बार बार गूंज रही थीं। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पापा और दादाजी ने अथर्व को मारने की कोशिश की होगी। आखिर में उसने अथर्व को ही गलत माना और फिर अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और रिदम एक बड़े से मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। वहां बहुत से लोग और भी बैठे थे। सब लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। अथर्व बड़े गौर से उसे और बाकी सबको अपनी नजरों में उतार रहा था। वह आदमी हेड चेयर पर बैठ गया और बोला, आज हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं बॉस के कहने पर। फिर उसने एक लैपटॉप निकाला और उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। सभी को दिखाते हुए बोला, ये है अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट जोसेफ और उनकी बीवी। अथर्व ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे दोनों रिदम के पेरेंट्स थे। अथर्व ने रिदम की तरफ देखा, जो बड़ी शांति से प्रोजेक्टर पर अपने पेरेंट्स को देख रहा था। फिर वह आदमी बोला, और ये है इनका दोस्त शिवांग सूर्यवंशी और उसकी बीवी। इन दोनों का एक ही बेटा है। इसके बाद शिव की तस्वीर प्रोजेक्टर पर दिखाई गई। फिर वह आदमी बोला, हमें इस लड़के को उठाकर बॉस तक पहुंचाना है। इसके उनके पास पहुंचते ही वह एक्सपेरिमेंट लड़का अपने आप उनके पास चला जाएगा, और इस वक्त यह दिल्ली में है। बस हमें इसे अगवा कर उनके पास पहुंचाना है, और फिर हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि बैठे बैठे हमारी पुश्तें खाएंगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए, लेकिन तभी अथर्व और रिदम अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बात सुनकर सबने उनकी तरफ देखा। हेड बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तो रिदम ने अपना नकाब उतार दिया। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी हेड बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें तो उन चारों के। उसकी बात बीच में ही काटते हुए रिदम बोला, मेरे मॉम डैड और शिव के पेरेंट्स के साथ मार दिया गया था, यही कहना चाहते हो ना तुम? तभी उस आदमी की नजर अथर्व पर गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, और ये कौन है? तो रिदम बोला, यह वही है जिसके तक पहुंचाने के लिए तेरे बॉस ने उन्हें मरवाया था। अथर्व ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल सी लग रही थीं। चेहरे पर नीले और काले धब्बों की तरह दरारें आ चुकी थीं और पूरे शरीर की नसें उभर कर दिखाई दे रही थीं। उसका इतना भयानक रूप देखकर वहां मौजूद हर शख्स कांप उठा, यहां तक कि रिदम भी। फिर बस अथर्व ने वहां का दृश्य ही बदल दिया। जहां पहले सब जिंदा और डरे हुए खड़े थे, अब वहां उनके शरीर फटे पड़े थे। उनकी आंखों में अब भी वही खौफ था। यह सब अथर्व ने बिजली की तेजी से किया, जो 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। अब वहां सिर्फ रिदम और वह हेड ही जिंदा थे। अथर्व उसकी तरफ बढ़ा तो रिदम डरते हुए बोला, अथर्व, इसे मारने से पहले इसके बॉस के बारे में पता कर ले। तो अथर्व बोला,
सिर्फ एक बार पूछूंगा, पता तुम्हारा बॉस किस बिल में छुपा है? वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि वह कहां है, लेकिन उनका मेन बेस दिल्ली में ही है। वहीं से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं क्योंकि हम यहां पर लोगों को एडवांस फाइटिंग स्किल सिखाते हैं। बस। अथर्व ने उसे भी बाकी सबकी तरह खामोश कर दिया। फिर उसने वहां एक कागज पर कुछ नोट छोड़ा और रिदम को लेकर वहां से निकल गया। उन दोनों के वहां से जाने के कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वहां का नजारा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने वह कागज उठाया जो अथर्व ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, अपनी बारी का इंतजार करो, इससे भी भयानक मौत दूंगा मैं तुम्हें, बॉस। उसने वह कागज फाड़ दिया और किसी को फोन किया। सामने से फोन उठाते ही वह बोला, आप ठीक कहते थे, वह यहां आया था और इस बेसमेंट को श्मशान में तब्दील कर दिया। तभी सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई और वह बोला, ठीक है, मैं आज ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। उसने एक नजर वहां पड़ी लाशों पर डाली और फिर वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह ही अथर्व और रिदम दिल्ली के लिए निकल गए, साथ ही वह अनजान शख्स भी। वहीं दूसरी तरफ आज अन्वी का ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए वह ब्लैक जीन्स और ब्लू टॉप पहनकर नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नरेंद्र और पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर वह भी खाने के लिए बैठ गई। तभी शिव ने कहा, अथर्व ने बताया है कि डेविड तुम्हें तुम्हारी कंपनी छोड़कर आएगा। उसकी बात सुनकर अन्वी बोली, पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन तभी अथर्व की आवाज उसके साथ साथ सबको सुनाई दी। यह अथर्व द्वारा भेजा गया एक वॉइस मैसेज था, तुम डेविड के साथ जाओगी वरना भूल जाओ जाने के बारे में। यह मैसेज सुनकर अन्वी बुरी तरह चिढ़ गई और शिव से बोली, तुम्हारा दोस्त अपने आप को समझता क्या है? तभी शिव ने दूसरा मैसेज सुनाया, तुम्हारा पति? यह सुनकर अन्वी ने शिव से कहा, और कितने मैसेज हैं? तो शिव ने आखिरी मैसेज सुनाया, यह मेरा आखिरी मैसेज है। घर के बाहर मेरे गार्ड खड़े हैं जो तुम्हें डेविड के साथ ही जाने देंगे। अभी भी अकेले जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बस वहां बैठे सभी लोगों के साथ साथ अन्वी का मुंह खुला रह गया। यह मैसेज उसने सुबह 5:00 बजे भेजे थे। अथर्व हम सभी को बहुत अच्छे से जानता है, स्पेशली तुम्हें वह और भी ज्यादा अच्छे से जानता है। यह सुनकर अन्वी ने मुंह बना लिया और डेविड के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं किंजल यह सब देखकर जल भुन गई। कुछ देर बाद अन्वी अपनी कंपनी के लिए निकल गई। राजेंद्र और बाकी सब भी अपने अपने ऑफिस निकल गए। वहीं बाकी औरतें रात को पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग करने चली गईं। सब लोग एक्साइटेड थे यार, एस इंडस्ट्रीज के मालिक को देखने के लिए। अथर्व दोपहर 2:00 बजे मेंशन पहुंचा और शिव को लेकर वहां से चला गया। रात के 8:00 बज चुके थे। राठौर मेंशन में सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे क्योंकि पार्टी का थीम कलर ब्लैक रखा गया था। सब लोग पार्टी के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वहीं दूसरी तरफ राणा हाउस में भी सब लोग तैयार हो गए थे। वहीं अन्वी का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसकी मां ने उसे एक ब्लैक कलर का गाउन पहनाया था, वह भी जबरदस्ती। बेशक अन्वी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस गाउन की लेयर बार बार उसके पैरों में उलझ रही थी, जिसकी वजह से वह 2-3 बार गिरने से बची। इसी तरह वह लोग भी पार्टी के लिए निकल गए। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी गई थी। धीरे धीरे सब लोग आने लगे थे। नयन हुड्डा, जो और एस इंडस्ट्रीज का मैनेजर था, सबका स्वागत कर रहा था। राठौर परिवार और राजावत परिवार भी वहां पहुंच गए थे। शानदार अरेंजमेंट देखकर सब हैरान थे। कुछ देर बाद राणा परिवार भी वहां पहुंच गया। अन्वी को प्रीति का फोन आया था, जिसकी वजह से वह बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। वहीं अंदर पार्टी का माहौल गर्म था। सब लोग एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। रणवीर नरेंद्र को और विक्रांत राजेंद्र और रागिनी को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सब लोगों का ध्यान टूटा एक औरत के आने से। उसे देखकर राजेंद्र और रागिनी के साथ साथ नरेंद्र और पार्वती जी भी हैरान हो गए। सामने से पूनम हर्षित के साथ चली आ रही थी। हर्षित इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नजर अथर्व के दादा दादी पर पड़ी तो वह पूनम को लेकर उनके पास आ गया। वहीं पूनम भी इतने सालों बाद राठौर परिवार को देखकर हैरान हो गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे जब वह उनके करीब आकर रुकी।
वहीं हर्षित ने नरेंद्र और पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पूनम का परिचय कराते हुए बोला, दादाजी और दादी जी, ये मेरी मां है। और फिर पूनम से बोला, आप कुछ देर इनके साथ बात कीजिए, मैं निर्भय को लेने जा रहा हूं, बाय। और हर्षित बिना पूनम का जवाब सुने वहां से निकल गया। वही हर्षित के जाने के बाद पूनम कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही। तभी नरेंद्र जी बोले, कैसी हो पूनम बेटा, अब क्या तुम हमसे भी बात नहीं करोगी? उनकी बात सुनकर पूनम उनकी तरफ मुड़ी और उनके पैर छूकर बोली, ऐसी बात नहीं है पिताजी। फिर उसने पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, कैसी है मां आप? नरेंद्र और पार्वती जी पूनम से मिलकर बहुत खुश थे। तभी पूनम की नजर राजेंद्र की तरफ गई। राजेंद्र ने जब यह देखा कि पूनम उसे देख रही है तो उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। वहीं रागिनी गुस्से में पूनम को घूरने लगी तो विराट बोला, मॉम, यह लेडी कौन है? तो रागिनी पूनम पर तंज कसते हुए बोली, यही तो है अथर्व की मां। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन सब ने आज पहली बार पूनम को देखा था। वहीं पूनम को भी पता चल गया कि अथर्व वही बेटा था जिसे उसने जन्म देते ही खुद से दूर कर दिया था। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व और रिदम अब उस रहस्यमयी बॉस तक पहुंच पाएंगे या फिर दिल्ली तक जाते जाते उनके सामने ऐसा सच आने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? क्या पूनम की अचानक वापसी राठौर परिवार के पुराने राज्यों को उजागर करेगी या यह सिर्फ आने वाले तूफान की आहट है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। उनकी बात सुनकर पूनम उनकी तरफ मुड़ी और उनके पैर छूकर बोली, ऐसी बात नहीं है पिताजी। फिर उसने पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, कैसी है मां आप? नरेंद्र और पार्वती जी पूनम से मिलकर बहुत खुश थे। तभी पूनम की नजर राजेंद्र की तरफ गई। राजेंद्र ने जब यह देखा कि पूनम उसे देख रही है तो उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। वहीं रागिनी गुस्से में पूनम को घूरने लगी तो विराट बोला, मॉम, यह लेडी कौन है? तो रागिनी पूनम पर तंज कसते हुए बोली, यही तो है अथर्व की मां। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उन सब ने आज पहली बार पूनम को देखा था। वहीं पूनम को भी पता चल गया कि अथर्व वही बेटा था जिसे उसने जन्म देते ही खुद से दूर कर दिया था। अब आगे। तब पूनम नरेंद्र जी से बोली, क्या आप हर्षित से पहले भी मिले हैं? तो नरेंद्र बोले, हां, वह अथर्व का दोस्त है और उसके साथ बहुत बार घर भी आया है। वैसे अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और अपने बेटे और पति के साथ बहुत खुश हो। उनकी बात सुनकर पूनम रोते हुए बोली, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हर्षित मेरे चाचा जी का पोता है जिनका एक एक्सीडेंट में पूरा परिवार खत्म हो गया। हर्षित बच गया क्योंकि वह छुट्टियों में हमारे घर आया हुआ था और तभी से वह हमारे साथ रहता है और मुझे अपनी मां मानता है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र उदास हो गए और बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी एक इच्छा से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। राजेंद्र को भी दुख हुआ यह जानकर कि पूनम ने उसकी वजह से अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। लेकिन तभी सबको रागिनी की आवाज आई जो पूनम को ताना मारते हुए बोली, तो तुम अनाथ बच्चों की मां बनकर उन्हें पाल रही हो, जबकि तुम्हारे अपने बेटे ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बनकर गुजारी। ये सुनकर पूनम हैरानी से कभी नरेंद्र और पार्वती जी की तरफ देखती तो कभी राजेंद्र की तरफ। रागिनी कुछ और बोलती, तभी राजेंद्र ने उसे डांटते हुए चुप करवा दिया, जिससे रागिनी और भी ज्यादा जल भुन गई। वहीं पूनम सवालिया नजरों से नरेंद्र जी को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या रागिनी सच कह रही है। तो नरेंद्र जी गहरी सांस लेते हुए बोले, माफ करना बेटा, मैं अथर्व को वैसी जिंदगी नहीं दे पाया जैसी चाहता था। हमारे घर में उसने सिर्फ अपनी जिंदगी के 18 साल काटे हैं, 6 नहीं, और फिर वह घर छोड़कर चला गया। 7 साल बाद जब वह वापस लौटा तो ऐसा लगा जैसे यह वह अथर्व है ही नहीं जिसे हम जानते थे। पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। पहले ही उसकी जान पर बनी रहती है। ये बात कहते हुए उन्होंने रणबीर राणा की तरफ देखा। वहीं अथर्व के बारे में सुनकर आज पूनम को पहली बार खुद पर गुस्सा आया। उसने रागिनी को देखते हुए सोचा, जब वह उसके सामने ही ऐसे बर्ताव कर रही है तो अथर्व के साथ उसका बर्ताव कैसा रहा होगा।
वहीं दूसरी तरफ अनवी जब फोन पर बात करते हुए कुछ लिख रही थी तो वह किसी से टकरा गई। वह एक बार फिर से गिरते गिरते बची तो उसे गुस्सा आ गया और वह सामने वाले पर बरस पड़ी। वहां एक 27-28 साल का लड़का था जो अनवी की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे अनवी की बातें सुनाई ही नहीं दी। अनवी ने अपनी पूरी भड़ास उस पर निकाल दी और उसे इडियट कहते हुए अंदर पार्टी में चली गई। वहीं वह लड़का उसे पीछे से घूरते हुए बोला, इसके लिए ही यहां आया हूं, इसे बाद में ढूंढ लूंगा, पहले इस बाला को अपने जाल में फंसाऊं। कसम से घायल हो गया मैं तो। वहीं अंदर पार्टी में जब अनवी गई तो उसने नरेंद्र और पार्वती जी को देखा और उन्हीं की तरफ बढ़ गई। राठौर और राजावत परिवार वाले अनवी को इस गेटअप में देखकर शॉक्ड हो गए। वहीं आज अनवी को देखकर वंश और विराट का मुंह ही खुल गया। उन्हें अथर्व की किस्मत से पहली बार जलन महसूस हुई। वहीं किंजल ने भी आज अपने आप को अनवी से कंपेयर किया और अनवी को अपने आप से ज्यादा सुंदर पाया तो वह एक बार फिर अंदर ही अंदर कुढ़ गई। उसने देखा कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग अनवी को ही देख रहे हैं। वहीं नरेंद्र ने अनवी को पूनम से मिलवाते हुए कहा, पूनम बेटा, इनसे मिलो, यह है अथर्व की बीवी अनवी। पूनम यह सुनकर हैरान हो गई कि अथर्व की शादी हो गई है। वहीं अनवी पूनम को सवालिया नजरों से देखने लगी तो रागिनी ने एक बार फिर ताना मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, यह है अथर्व की मां और तुम्हारी सास। वहीं अनवी ने रागिनी को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए पूनम के पैर छुए और रागिनी को चिढ़ाते हुए बोली, आप तो मेरी नकली सास से भी ज्यादा सुंदर हैं। उसकी बात सुनकर पूनम अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। यह देखकर रागिनी एक बार फिर कुढ़ गई। तभी अनवी नरेंद्र जी से बोली, दादाजी, क्या मैं अपनी फैमिली के पास जा सकती हूं? तो नरेंद्र ने उसे हां कह दिया और अनवी अपने परिवार के पास चली गई। वहीं जब अनवी अपने परिवार के साथ खड़ी हुई थी तभी पूनम ने उसे देखा और राणा परिवार के साथ देखकर वह घबराते हुए नरेंद्र से बोली, पापा जी, अभी तो वह अपने परिवार के साथ खड़ी है, वह लोग तो हमारे दुश्मन हैं और मेरे बेटे ने उनकी ही बेटी से शादी की है। पूनम की बात सुनकर वह आगे बोले, और वह भी प्लानिंग के साथ। वह कुछ और कहते तभी हर्षित निर्भय और डेविड के साथ वहां आया और उन दोनों को पूनम से मिलवाया। वहीं जब अनवी अपने परिवार के पास पहुंची तो उसकी मां ने उससे पूछा, अनवी बेटा, ये औरत कौन है? तो अनवी बोली, मां, वो अथर्व की मां है, राजेंद्र ठाकुर की एक्स वाइफ। उसकी बात सुनकर विक्रांत मन ही मन बोला, तो क्या अथर्व ने अब तक अपने परिवार में यह नहीं बताया कि वह रागिनी का बेटा है? उसने अपने पिता की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। तभी उसका फोन बजा जिससे वह बात करने के लिए एक साइड में आ गया। वहीं रणबीर राणा के दिमाग में एक शैतानी चाल जन्म ले चुकी थी। वह मन ही मन बोला, वाह, तो तूने अब तक किसी को भी नहीं बताया कि तुम असल में राजेंद्र और रागिनी के बेटे हो। अगर नहीं बताया है तो इसका मतलब तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन सच तो उन्हें पता चलकर ही रहेगा। यह सब सोचकर वह मुस्कुराने लगा। पार्टी शुरू हो चुकी थी और RS इंडस्ट्रीज के ओनर अब तक नहीं आए थे। तभी सबको नयन हुड्डा की आवाज सुनाई दी, हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं कि आप सब लोग यहां पर RS इंडस्ट्रीज के ओनर को देखने आए हैं और वह कुछ ही देर में यहां हम सबके बीच होंगे। तब तक उनके बारे में कुछ बातें मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक्चुअली RS इंडस्ट्रीज के ओनर कोई एक नहीं, दो लोग हैं। वह दोनों दोस्त कम, भाई ज्यादा हैं। जहां एक शांत और खुशमिजाज किस्म के हैं तो दूसरे थोड़े कोल्ड नेचर के हैं। तो दिल खोलकर स्वागत कीजिए हमारे पहले RS इंडस्ट्रीज के MD मिस्टर शिवांश सिंह सूर्यवंशी का। उसके इतना कहते ही शिव के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ी और वह एक मॉडल की तरह चलता हुआ स्टेज पर आया। नयन से माइक लेकर सबको हेलो बोला। शिव को इस तरह इतनी बड़ी कंपनी के MD के रूप में देखकर राठौर, राजावत और राणा परिवार तीनों बुरी तरह शॉक्ड हो गए थे। तभी शिव की आवाज वहां गूंजी, आप सब लोग तैयार हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई से मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर तीनों परिवारों को एकदम से अथर्व का ख्याल आया और वे उसके आने से पहले ही बुरी तरह चौंक गए। तभी शिव बोला, तो एक बार फिर दिल खोलकर स्वागत कीजिए RS इंडस्ट्रीज के CEO अथर्व राठौर का। और तभी एक इंग्लिश सॉन्ग प्ले हुआ जिसकी धुन पर अथर्व किसी राजा की तरह चलता हुआ वहां पर आया। उसकी चाल किसी शेर की तरह थी।
चेहरे पर तेज और कोल्ड एक्सप्रेशन लिए वह शिव के साथ आकर खड़ा हो गया। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं सब लोग अथर्व को देखकर जितना चौंक गए थे, अब उतने ही गहरे सदमे में चले गए थे। अथर्व आज कुछ और ही लग रहा था। अथर्व ने शिव से माइक लिया और बोला, हेलो एवरीवन। यह कहकर अथर्व ने एक बार फिर राजेंद्र और विक्रांत को देखा और उन्हें तंज भरी मुस्कान दी। उसके बाद उसने एक छोटी सी स्पीच दी और शिव को लेकर अपने दादा दादी की तरफ बढ़ गया। वहीं पूनम ने अथर्व को आज पहली बार देखा था। वह नरेंद्र और पार्वती जी के पास ही खड़ी थी। जब अथर्व उनकी तरफ बढ़ रहा था तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वहीं अथर्व और शिव ने आकर नरेंद्र और पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी नरेंद्र जी बोले, अथर्व बेटा, यह सब तुम इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हो। तो अथर्व मुंह बनाते हुए बोला, यह सब इसके पापा का किया धरा है दादाजी। इस कंपनी की नींव उन्होंने रखी और फंदा मेरे गले में डाल दिया। तभी शिव बोला, हां दादाजी, पापा ने यह कंपनी इस खुले सांड को बांधने के लिए शुरू की थी, लेकिन यह इतना कमीना है कि मुझे भी इन सब में घसीट लिया और 49 पार्टनरशिप का फंदा मुझे भी पहना दिया। उन दोनों की बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि यह दोनों जबरदस्ती इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनाए गए हैं। तभी नरेंद्र जी की नजर पूनम पर पड़ी तो उन्होंने अथर्व से मिलवाते हुए कहा, अथर्व बेटा, इनसे मिलो, यह पूनम है, हर्ष की मां। निर्भय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। तभी हर्षित भी बोला, अथर्व, यह मेरी मां है पूनम। अथर्व ने बड़ी बड़ी आंखों से सबके चेहरे देखे तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूनम को गौर से देखते हुए कहा, क्या नाम बताया तुमने इसका? पूनम। अथर्व ने एकदम से राजेंद्र को देखा, जिससे वह एकदम से हड़बड़ा गए। तभी अथर्व बोला, हेलो आंटी। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अथर्व को देखने लगे। सबको पता चल गया था कि अथर्व उन्हें पहचान गया है। तभी अथर्व की नजर अनवी और उसके परिवार पर गई, जो लगभग उसी को घूर रहे थे। वह अपने दादाजी और शिव से बोला, मैं जरा अपने ससुराल वालों से मिलकर आता हूं। यह कहकर वह उनकी तरफ बढ़ गया। वहीं अथर्व के वहां से जाने पर निर्भय और शिव ने चैन की सांस ली। तभी निर्भय बोला, शुक्र है ब्ला टली। शिव बोला, यह जान गया है, पर वह शांत है। हर्षित ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने सब बता दिया कि अथर्व पूनम का बेटा है। तो हर्षित पूनम के पास आया और बोला, किसी और के किए की सजा अपने मासूम को दी थी मां। शायद आपके साथ साथ मैं भी उसका गुनहगार बन गया हूं, क्योंकि उसका एक दर्द आपने मुझे दिया। यह कहकर वह बाहर गार्डन में आ गया। शिव और निर्भय उसके पीछे चले गए। वहीं पूनम धम्म से कुर्सी पर बैठ गई तो पार्वती जी उसे समझाने लगीं। अब जाकर रागिनी को सुकून मिला पूनम को ऐसे दुखी देखकर। अथर्व राणा परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर जैसे ही अनवी पर पड़ी तो वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, लेकिन जल्दी ही वह संभल भी गया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें वहां मेरे दादा दादी के पास होना चाहिए था। यह कहकर अथर्व ने अनवी को खींचकर अपने से लगा लिया। यह सब देखकर जहर रोहन, विक्रांत और रणवीर की नसों में चढ़ गया। वहीं पार्टी में मौजूद सभी लोग अथर्व के साथ अनवी को देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगे। अनवी ने अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अथर्व ने उसे डपटते हुए कहा, सीधी खड़ी रहो और मुझे बात करने दो। फिर सबसे बोला, कैसे हैं आप सब? अरे मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूं, कैसे होंगे आप सब? जल गए होंगे और जान तो हलक में अटक गई होगी मुझे, एशिया की नंबर 1 कंपनी के मालिक को देखकर। तो कैसी रही ससुर जी? लग गया झटका। तभी रोहन दांत पीसते हुए बोला, अपनी हद में रहो अथर्व, खुद को कहीं का बादशाह समझ रहे हो और यह किस झटके की बात कर रहे हो? तो अथर्व बोला, वही झटका जो अभी तुम्हारे प्यारे दादा और पिता को लगा। तुम तो हो ही बेवकूफ। चलो मैं ही बता देता हूं। राणा एम्पायर के 40% शेयर्स मेरे पास हैं और 30% शेयर्स मेरी बीवी के पास। अब बाकी 30% से जो तुम्हारे पास है उसमें तुम क्या कर लोगे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू है तुम्हारा मेरे साथ। अगर मैं उसे कैंसिल कर दूं तो 700 करोड़ का लोन जो तुम लोगों ने उठाया है उसे चुकाने के लिए तुम्हारे घर के साथ साथ कंपनी भी नीलाम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों की जान जिसमें बस्ती है वह मेरे पास है। यह कहकर अथर्व ने अनवी को कंधे से पकड़कर अपने से लगा लिया। अथर्व की बात सुनकर राणा परिवार के साथ साथ पीछे खड़े बाकी सब लोग भी हैरान रह गए।
इतना बड़ा गेम खेला था अथर्व ने। तभी नयन अथर्व के पास आया और बोला, बॉस मीडिया वाले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यानी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अथर्व बोला, हाँ ठीक है, मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। यह सुनकर नयन वहां से चला गया। तभी विक्रांत अथर्व से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, चलिए बाहर गार्डन में चलते हैं। अथर्व विक्रांत को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अन्वी बोली, मैं भी चलूंगी पापा, आपके साथ। आगे जारी रहेगा। क्या गार्डन में अथर्व और विक्रांत की यह मुलाकात कोई बड़ा राज खोलेगी, या फिर राणा परिवार के लिए नया तूफान लेकर आएगी? क्या अथर्व सबके सामने यह सच बताएगा कि वह रागिनी और राजेंद्र का बेटा है, या अभी भी इस राज को छुपाए रखेगा? रणबीर राणा की शैतानी चाल आखिर किसके खिलाफ चलेगी, अथर्व के या उसके पूरे परिवार के? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। यह कहकर अथर्व ने अन्वी को कंधे से पकड़कर अपने से लगा लिया। अथर्व की बात सुनकर राणा परिवार के साथ साथ पीछे खड़े बाकी सब लोग भी हैरान रह गए। इतना बड़ा गेम खेला था अथर्व ने। तभी नयन अथर्व के पास आया और बोला, बॉस मीडिया वाले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यानी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अथर्व बोला, हाँ ठीक है, मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। यह सुनकर नयन वहां से चला गया। तभी विक्रांत अथर्व से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, चलिए बाहर गार्डन में चलते हैं। अथर्व विक्रांत को लेकर वहां से जाने लगा। तभी अन्वी बोली, मैं भी चलूंगी पापा आपके साथ, अब आगे। तो अथर्व बोला, खा नहीं जाऊंगा तुम्हारे बाप को। अथर्व अन्वी को कहते हुए विक्रांत के साथ चला गया। तभी अन्वी की मां बोली, अन्वी बेटा, यह अथर्व हमारे परिवार के साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? तभी रोहन भी बोला, मां आप ही तो खुश हो रही थी उनकी शादी से। देखा आपने, उसने हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहा है। वहीं अन्वी का पूरा ध्यान अथर्व और अपने पापा पर था, जो बाहर गार्डन में जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ निर्भय और शिव हर्षित को समझा रहे थे, लेकिन हर्षित कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बोला, नहीं, मैं भी अथर्व का गुनहगार हूं। उसके हिस्से की खुशियां मुझे मिली और उसे किसी का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। तभी सबको अथर्व की आवाज सुनाई दी। जब सब लोग पलटे तो उन्होंने देखा कि पीछे अथर्व खड़ा था और उसके पीछे विक्रांत। तभी अथर्व फिर बोला, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? पार्टी अंदर चल रही है। तभी अथर्व की नजर हर्षित पर पड़ी, जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। अथर्व उसके पास आया और बोला, तू रो क्यों रहा है? अथर्व की आवाज तेज थी, जिसकी वजह से हर्षित डर गया। अथर्व ने आगे बढ़कर उसे अपनी गले से लगा लिया। तो हर्षित बोला, सॉरी। तो अथर्व बोला, जब कुछ पता